शाली स्टार्ट करेगा इस बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी वॉच उधर क्यों सब अंधेरे में बैठ गए सामूहिक ब्रेकअप हुआ है क्या चलो स्टार्ट करेगा इस लेट्स गो ओके हर हर महादेव मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है लेट्स गो। चेहरे क्यों उतरे हैं तुम्हारे? हाँ 5:30 बजे मैं क्लास में आता हूँ, ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी एक किडनी मांग चुका हूं तुमसे। हैं ऐसे देखते हो मेरे तरफ जैसे कि कौन आ गया क्लास के अंदर। स्माइल दो अच्छी सी। रहन दो बहुत बुरे लग रहे हो, रहन दो। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से मत करो। शुरू करते हैं, ध्यान देना, फोकस करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द कौन से टाइप के मिनिस्ट्रीज है। ठीक है अभी बढ़ रहे हैं आगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। हमने कल 2 मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरी कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और अगर आपको याद होगा तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हमने वेबसाइट भी ओपन किया था फॉर अ चेंज, एक था दूसरा वेबसाइट। ठीक है आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाली मिनिस्ट्री के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे हम गृह मंत्रालय कहते हैं। सुना है कभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? क्या होता है? मोटा भाई जिधर बैठता है उधर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स शुरू होता है। बोलो हाँ है ना? अमित शाह जी का बोलो ऐसा ना। ओके मेरे कुछ क्वेश्चंस है, पूछो। क्या सबसे पहली बात, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या करती है? आपको क्या लगता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री? बिकॉज यही वो मिनिस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ होम मिनिस्ट्री? क्या? नेशनल हाँ कसला बेळवा बेळगावचा प्रश्न? बेळगावचा काय प्रश्न? हो महाराष्ट्रियन ठीक है बट बेलगांव का प्रश्न मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ अरे यार तुम रहने दो यार, लेट्स गो स्टार्ट करते, फोकस करना। सो कौन सी मिनिस्ट्री बोलो एक बार? होम मिनिस्ट्री। सिंपल एज दैट। द मिनिस्ट्री विच मैनेजेस द पीस एंड जस्टिस इनसाइड द होम। इनसाइड द होम मतलब देश के अंदर, उसे हम कौन सी मिनिस्ट्री कहते हैं? होम मिनिस्ट्री। अब बेसिकली होम मिनिस्ट्री में ये 6 डिपार्टमेंट्स को काउंट किया जाता है। कितने डिपार्टमेंट्स को काउंट किया जाता है? 6। सबसे पहला होता है डिपार्टमेंट्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। व्हाट इज डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट? जो बॉर्डर को मैनेज करते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर। अब अच्छा मेरे को एक बहुत जोर से सवाल आया, पूछो। क्या बॉर्डर को ये मैनेज करते हो तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करते? वो क्या करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री? सर वो डिफेंस को मैनेज करते हैं। आगे प्लीज डू अंडरस्टैंड, बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को लगाना नहीं होता है। बॉर्डर मैनेजमेंट का एक और मतलब होता है कि बॉर्डर के ऊपर लगने वाले सभी सुख सुविधा, रिसोर्सेस, रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, उनको लगने वाला सब सप्लाईज, एम्यूनिशंस, रॉ मटेरियल्स, इनका मैनेज भी होम मिनिस्ट्री देखता है। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है कि होम मिनिस्ट्री बॉर्डर मैनेजमेंट करता है तो आपने कई बार सुना होगा बॉर्डर फोर्सेस नाम की एक फोर्स होती है। देखो आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग, और देयर आर फ्यू फोर्सेस कॉल्ड एज बॉर्डर फोर्सेस। ठीक है और बीएसएफ आपने सुना होगा, बीएसएफ के जवान बोलो ऐसा ना।
तो बेसिकली होम मिनिस्ट्री इन लोगों को गवर्न करता है, बॉर्डर फोर्सेस को। मेनली आर्मी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में ये बॉर्डर फोर्सेस वर्क करते हैं। क्लियर है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी? कि इंडिया के अंदर किस तरह से लोग सिक्योर रह पाएंगे, ये होम मिनिस्ट्री मैनेज करता है। जैसे आपने सुना होगा 26/11 का जब हादसा हुआ था मुंबई में, इट इज टू बी एंटायरली मैनेज बाय होम मिनिस्ट्री। तो उसके अंदर लगने वाले एनएसजी कमांडर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री का या बीएसएफ के जवानों का जितना भी कंट्रीब्यूशन था, दोज आर एक्चुअली मैनेज बाय होम मिनिस्ट्री। ठीक है। सो सिंपली देश के अंदर की सिक्योरिटी भी ये मैनेज करते हैं। कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, दंगे फसाद ना हो, मोर्चे ना हो। अभी कृषि कानून वालों का मोर्चा चल रहा है। ठीक है। आपने दिल्ली में सुना होगा कि पूरे के पूरे एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डू यू नो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दे आर प्रोटेस्टिंग क्योंकि उनको एमएसपी चाहिए। एमएसपी इज मिनिमम सेल्स प्राइस, और वो भी उनको कुछ फूड प्रोडक्ट्स के मिनिमम सेल प्राइस कंफर्म करने। नाउ फार्मर के एंगल से अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि फार्मर्स के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए मिनिमम सेल्स प्राइस डिसाइड कर लिया, क्योंकि फार्मर्स अच्छा अर्न करेंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग कि फार्मर्स विल अर्न गुड ऑन डिसीजन ऑफ द मिनिमम सेल्स प्राइस। दैट आई टोटली एग्री। पर इसके पीछे एक सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि अगर मिनिमम सेल्स प्राइस आपने फार्मर्स के लिए डिसाइड कर लिया, और जिस प्रोडक्ट का मिनिमम सेल्स प्राइस डिसाइडेड है, सभी फार्मर उन्हीं प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि दे विल बी अश्योर्ड कि उनको कितना रिटर्न आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर हम बात करते हैं कि शुगर केन जो है, गन्ना, वो परचेज किया जाएगा एट द रेट ऑफ रुपीज लेट्स से 50,000 रुपीज पर क्विंटल। ठीक है। तो अब फार्मर को ये पता है कि भैया मुझे 1 क्विंटल गन्ना बेचने से 50,000 रुपीज आने ही वाला है, तो फार्मर विल ऑलवेज ट्राई टू राइप दैट क्रॉप जिसमें फिक्स्ड इनकम उसको आना शुरू होता है। बोलो हाँ है ना। और बचे हुए सभी क्रॉप्स निगलेक्ट किए जाएंगे। दूसरी बात, सभी क्रॉप्स की मिनिमम सेल्स प्राइस डिसाइड करना मुश्किल है। तीसरी बात, एक बार अगर फार्मर्स से हमने मिनिमम सेल्स प्राइस के ऊपर क्रॉप्स डिसाइड कर लिए, तो ये क्रॉप्स को अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे, तो वो एक्सपोर्ट का प्राइस हमेशा मिनिमम सेल्स प्राइस से ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर भी असर हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो। अब मैंने जितने ये पॉइंट्स बोले, ये पॉइंट्स के बेसिस पे फार्मर्स प्रोटेक्ट को कंट्रोल करने का जो हक है वो होम मिनिस्ट्री को जाता है। ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रही है, उस प्रोटेस्ट के अंदर फार्मर जो पॉइंट्स रख रहे हैं उनके साथ डिस्कशंस करे, ये प्रोटेस्ट को इंडिया में एज आग की तरफ फैलने ना दे, और इस प्रोटेस्ट के अंदर किसी भी जान या माल हानि का डैमेज ना हो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बोलो हाँ या ना। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वाला, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख के अफेयर्स। अब ये होम मिनिस्ट्री में आर्टिकल 370 उड़ाने के बाद में नया वाला ब्रांच डाला गया है। आर्टिकल 370 जब से हमने डिलीट किया, तब से लेके ये होम मिनिस्ट्री के अंदर हमने नया वाला ब्रांच डाला है, डिपार्टमेंट ऑफ लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, जो स्पेसिफिकली सिर्फ एक काम करता है, जो जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख को मैनेज करता है। इज इट वेरी क्लियर? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि एज द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज किसके कंट्रोल में होते हैं? सीजी। तो होम मिनिस्ट्री इज मैनेजिंग द सेम। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ होम। डिपार्टमेंट ऑफ होम मतलब देश को चलाने वाले, कंट्री को चलाने वाले जितने भी अफेयर्स लगते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उनके सैलरीज कहाँ कहाँ पे किस किस को प्लेस करना है, ट्रांसफर कैसे करने हैं। ठीक है। मेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से प्रोक्योर करना है, ये सब होम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। आगे, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देश में अलग अलग भाषाओं को सजग तरीके से, क्या कहते हैं उसको, संवर्धन करना। क्या करना? संवर्धन। मतलब सभी भाषाओं को अपने अपने जगह पे जीवित रखना, यह भी काम होम मिनिस्ट्री करता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऐसा कहा जाता है इंडिया में, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, पर ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में मोर देन 4000 लैंग्वेजेस घसी जाती है। ठीक है। जिसमें से मतलब अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज, अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन्स के अलग अलग लैंग्वेजेस अगर हम देखें तो इंडिया में मोर देन 4000 लैंग्वेजेस। एंड होम मिनिस्ट्री का यह काम है कि ये सभी लैंग्वेजेस को प्रॉपरली अपहेल्ड किया जाए, पर एक कम्युनिकेशन के लैंग्वेजेस भी 2-3 बना के रखे जाए। ठीक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। होम मिनिस्टर का एक और काम होता है सभी स्टेट्स को कोऑर्डिनेट वर्क फोर्स के अंदर रखना, सभी स्टेट्स को कोऑर्डिनेशन में रखना, सो दैट स्टेट एक दूसरे के खिलाफ ना जाए। अब ये जो लिंग्विस्टिकल डिपार्टमेंट है, लिंग्विस्टिकल मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस वाला, वो डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम बोले तो 3 आते हैं। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। ठीक है। एक ट्रांसलेशन ब्यूरो
एनेक्ट करके रखा है, जो सिर्फ मेनली ट्रांसलेशन ट्रांसलिटरेशन का काम करता है। दूसरा, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो देश की धरोहर वाली लैंग्वेज है हिंदी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, ऐसा नॉर्मली कहीं राइट अप नहीं है, पर ऐसा जनरली पॉपुलर लोगों से माना जाता है कि हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। कंसेप्ट समझ में आया? तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो हिंदी को सजग और सहज करके रखे इसलिए। देन डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑपरेशन मतलब, ये सेंसस ऑपरेशन क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज सेंसस? जनगणना, बोलो हाँ या ना। तो यहां सिर्फ सेंसस ऑपरेशन में हम जनगणना नहीं कर रहे, उल्टा हम ये भी गिन रहे कि भैया हमारे पास जो 4000 के आसपास लैंग्वेजेस है, उनमें से ये लैंग्वेज स्पीक करने वाले या बोलने वाले कितने लोग हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से बात करने वाले कितने लोग हैं, ये भी इसके अंदर देखा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हो जो किसी ने कभी किसी तरीके से पढ़ी नहीं हो, क्लियर है, या बहुत कम बोली जा रही हो, जो या लुप्त हो चुकी हो और अभी सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में या तो फिर कल्चर्स में अवेलेबल हो। तो ऐसा कहा जाता है 4000 से ज्यादा इफेक्टिव लैंग्वेजेस एंशिएंट इंडिया से चलती आ रही थी। माइट भी अभी उसका नंबर बहुत रिड्यूस्ड लेवल पे हमको मिलेगा, बिकॉज डाउन द लाइन हम सिर्फ 2-3 लैंग्वेजेस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर अवर लोकल लैंग्वेज, नहीं तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सर। नो, अब आप स्पेसिफिकली देखो, नॉर्मली जो मारवाड़ी लोग हैं या जो गुजराती लोग हैं या जो सिंधी लोग हैं, अगर आप देखोगे तो मेन आप 3 ही लैंग्वेजेस को कवर अप करने की कोशिश कर रहे होंगे, हाँ है ना? तो उसके अंदर हिंदी इंग्लिश तो मेन हो जाता है। घर पे अगर मारवाड़ी गुजराती या हिंदी वगैरह बोली जाती है, मेरे केस में, हमारे केस में मराठी बोली जाती है, तो ही हम इन लैंग्वेजेस को सहज के रखते हैं। डाउन द लाइन अगर आप देखो तो हमारे बात की जो, तुम्हारे बात की जो जनरेशन है 2010 के बाद पैदा हुए, उनका तो स्कूलिंग भी इंग्लिश से ही शुरू होता है, घर पे भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं सब, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो ऑब्वियस सी बात है, डाउन द लाइन लैंग्वेजेस के बैरियर्स थोड़े और कम होते जाएंगे, एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इट माइट भी पॉसिबल कि अगले 25, 30 या 50 सालों में आपको दुनिया में सिर्फ 2 या 3 लैंग्वेजेस ही चलते हुए दिखे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सर। नो, मतलब मास तौर पे एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस को जितना प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो किया जाएगा। पर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज होम मिनिस्ट्री। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, क्या एक बार, होम मिनिस्ट्री। सिंपली घर की सभी चीजों को मैनेज करके रखना। समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोले एक बार सर। नो, आप होम मिनिस्ट्री का वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्ट्री का वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको एक्सेसिबल है, ऑब्वियसली यू कैन चेक फॉर द होम मिनिस्ट्री कि इंडिया में किस तरीके से होता है। लेट्स सी हाउ इट गोस। होम मिनिस्ट्री देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स mha.gov.in। कल हमने mca.gov.in देखा था, बोलो हाँ है ना? तो मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया? उधर भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। मित्रों, प्रधानमंत्री आए, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। हाँ, कलरफुल। तो मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों, जैकेट मैच हो रहा है हमारा, लेट्स गो। मेरे प्यारे देशवासियों, आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज होम मिनिस्ट्री, दैट इज अमित शाह जी, हु इज द चेयरमैन। फिर उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मॉस 2 लोग दिए गए हैं, ठीक है, तीनों मॉसेस दिए गए हैं। और उसके हो सकता है इसमें से एक आधा, नहीं वैसे इसमें तो इंडिपेंडेंट चार्ज वाला नहीं है, हमने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट चार्ज वाले 3 मॉस देख लिए, बोलो हाँ है ना? ये चीज होने के बाद में ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर, सेफर इंडिया, जैसे आपको बोला था, ई गवर्नेंस सर्विस मतलब नॉर्मली होम मिनिस्ट्री के साथ आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर या अदर डाटा, करंट अफेयर्स क्या क्या चल रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, साथ में फॉर सेफर इंडिया, इंडियन कम्युनल वायलेंस। उसके बाद में अगर आप देखो तो इंडिविजुअल टेररिस्ट अंडर ऊपा, टेररिस्ट प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया है, सर्कुलर्स फॉर द कोविड, कम्युनल, हाँ कोविड में होम मिनिस्ट्री का सबसे ज्यादा काम था भाई साहब, इंडिया में सब जगह पे प्रॉपरली शांति बनाए रखना। आर्टिकल नंबर 144 जब अप्लाई करते थे आचार संहिता वाला, क्लियर है कंसेप्ट, या तो फिर संगठन ना बनाने का आर्टिकल जब अप्लाई करते हैं, आपको पता है ना कोविड के अंदर 144 आर्टिकल लगाया गया था, हाँ है ना? संचार बंदी वाला जिसको कहा जाता है, आचार संहिता और संचार बंदी। तो संचार बंदी मतलब 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा आके खड़े नहीं रह सकते। तो ऐसे सिचुएशन में ये एप्लीकेशन करने का काम भी होम मिनिस्ट्री का है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश बंद करने का डिसीजन देना है वो भी होम मिनिस्ट्री से निकलता है, किसी दिन छुट्टी डिक्लेयर करनी है वो भी होम मिनिस्ट्री से निकलता है। अभी इलेक्शंस के केस में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्वाइट पॉसिबल
पॉसिबल कि होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करेगा कि भाई साहब इलेक्शंस के डेट में आपकी पूरे के पूरे इंडिया में छुट्टी डिक्लेयर की जाती है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये सब काम कौन करता है बोले एक बार जोर से? होम मिनिस्ट्री। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार यस और नो। फिर वही प्रोपोगेंडा वगैरह है, फोटो गैलरीज वगैरह है, आईपीएस मीडिया डिविजन्स, पर हमारे सीए के लिए बेसिकली हमारे कोर्सेज के लिए होम मिनिस्ट्री का इतना काम नहीं है। तो इनकी वेबसाइट्स अगर आप नहीं भी विजिट करो चलेगा, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट आपने विजिट करनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। नीचे रजिस्टर में हेडिंग डालिएगा होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दोनों नाम लिख के रख सकते, होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, it is an Indian ministry, it is an Indian ministry specifically responsible, it's an Indian ministry specifically responsible it is an Indian ministry specifically responsible for internal security, for internal security and domestic policies, for internal security and domestic policies, internal security and domestic policies, full stop. Point number 2, the ministry is governed by, the ministry is governed by union minister, the ministry is governed by union minister of the home affairs, union minister of the home affairs, union minister of the home affairs, full stop. यूनियन मिनिस्टर ऑफ द क्या बोले एक बार जो से? होम अफेयर्स, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द होम मिनिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, द होम मिनिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, होम मिनिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, following departments. Point number 8, point number 8, Department of Border Management, point number 8, Department of Border Management, Department of Border Management. Point number B, Department of Internal Security, Department of Internal Security. Point number C, Department of Jammu Kashmir, Leh Ladakh, Department of Jammu Kashmir and Leh Ladakh. Department of Jammu Kashmir and Leh Ladakh. Point number D, Department of Home Affairs, Department of Home Affairs. Point number E, Department of Official Languages, Department of Official Languages, ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. लास्ट सब पॉइंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, the Department of Official Language, the Department of Official Language is further divided, the Department of Official Language is further divided as follows, as follows. Point number A, point number A, Central Translation Bureau, point number A, Central Translation Bureau, Central Translation Bureau. Point number B,
सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पॉइंट नंबर बी सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? चलो, यहां पे आपका होम मिनिस्ट्री का कंटेंट इतना ही है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है क्या? बोले एक बार उसे नहीं। नेक्स्ट वाला हेडिंग डालिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ओके, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? क्या करता होगा? बोलो। ओके, बहुत गौर से सुनिएगा, पूछो क्या? इंडिया में कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस करना है या लीगल प्रोसीजर, अभी तक के हमने जितना भी देखा कि लॉ किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ये चीजें अगर इंडिया में आपको एग्जीक्यूट करनी है तो ऐसे सिचुएशन में हम बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से अप्रूवल। इंडिया में बिना लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। याद है मैंने आपको बोला था पासिंग ऑफ लॉ का लास्ट वाला स्टेप ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देना, याद है सबको? बोलो हाँ है ना? वो जो ऑफिशियल गैजेट का नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कंसर्न मिनिस्ट्री से आता है। जैसे कंपनीज एक्ट अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से आएगा, और कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सा रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इज इट वेरी क्लियर? तो यहां लिखा हुआ है इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री, वही फालतूगिरी जीवन में। नेक्स्ट, लीगल थ्रू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ किस तरीके से वर्क करेंगे, कोर्ट्स कैसे वर्क करेंगे, लिटिगेशंस कैसे करना है, कौन सा लॉ इंप्लीमेंट करना है, कौन सा लॉ रिवोक करना है, ये सब काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नीचे, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर इज कंसर्न विद एडवाइजिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद ड्राफ्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल लेजिस्लेशंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है हमने देखा था कि लॉ पास करने के पहले सबसे पहला स्टेप होता था ड्राफ्टिंग। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये वो मिनिस्ट्री है जो बेसिक लॉ के ड्राफ्टिंग में भी इन्वॉल्व हो सकती है, स्टैंडिंग कमिटीज को अपॉइंट करने में भी इन्वॉल्व हो सकती है। हमने स्टैंडिंग कमिटीज भी देखा था, बोलो हाँ है ना? तो बेसिक लॉ को बनाना, उसको पास करवाना, उसको इंप्लीमेंट करवाना, इन सभी पैरामीटर्स पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस काम करता है। नीचे अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ क्या आएगा? जस्टिस। तीन डिपार्टमेंट्स दिए हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर? मतलब लीगली किस तरीके से लॉज को प्रिपेयर करना है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स लॉज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मतलब लॉ इंप्लीमेंट के बाद जो लिटिगेशंस आते हैं उसको कैसे एंटरटेन करना है, जस्टिस डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। क्लियर है? तो नीचे लिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पॉइंट नंबर 1, it is an Indian ministry, it is an Indian ministry, it is an Indian ministry which deals with, it is an Indian ministry which deals with legal affairs, which deals with legal affairs, their implementation, legal affairs, their implementation, and their justice, full stop. Point number 2, normally department of legal affairs, sorry my mistake, sorry, point number 2, the ministry is further divided into, three departments as follows, पहला, फर्स्ट मतलब पॉइंट नंबर ए, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, पॉइंट नंबर ए, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, उसी में कोलन करके आगे लिखना
उसी में कोलन करके आगे कंटिन्यू करना, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में। इट नॉर्मली डील्स विथ ड्राफ्टिंग एंड पासिंग ऑफ द लॉ। It normally deals with drafting and passing of the law, execution of committees, etc. Point number B, legislative department, उसी में कंटिन्यू करते हुए लिखना कोलन करके, it normally deals with legislative department, it normally deals with implementation of law, and handling complaints or grievances. It normally deals with implementation of law and handling complaints or grievances. Point number C, handling complaints or grievances. Point number C, Department of Justice, कोलन करके उसी में कंटिन्यू। It normally deals with litigations, Department of Justice कोलन करके उसी में, it normally deals with litigations, courts and judicial system, full stop, courts and judicial systems, full stop। लिख लिया सबने गाइस? जोर से बोलो यस और नो। यहां तक आइडिया क्लियर है? ओके, तो यहां आपके सभी मिनिस्ट्रीज होते हैं खत्म। मुझे बताओ कितने मिनिस्ट्रीज देखे बच्चों हमने? कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सबसे आखिरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब मैं आपको एक दूसरी अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहना, ठीक है? अभी हमको अथॉरिटी स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोले एक बार दोस्तों? अथॉरिटी स्ट्रक्चर। आ जाइए बोर्ड के ऊपर, ठीक है? मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कर सकते हो, लिखिएगा इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज। इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज divided into 3 parts. Important authorities as per financial market, important authorities as per क्या बोले एक बार? financial market, important authorities as per banking industry, an important authority as per recovery and insolvency industry। ठीक है? रिकवरी एंड इंसॉल्वेंसी इंडस्ट्री। ओके, मुझे बताओ फाइनेंशियल मार्केट की अपेक्स अथॉरिटी कौन है बच्चों? निर्मला दीदी कहां से आई बीच जीवन में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, फाइनेंशियल मार्केट्स बोल रहा हूं। सो इट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंकिंग के लिए कौन है? जोर से बोले एक बार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के लिए शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको मेंशन कर दूं, इट्स कॉल्ड एज IBBI। कौन IBBI? सर क्या होता है IBBI? देखो, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम पता है सबको? फुल फॉर्म लिख सकते हो या लिख के दूं? लिख के नालायक लोग, क्या सेबी का लॉन्ग फॉर्म नहीं लिख सकते क्या? RBI का लिख सकते हो ना? IBBI का लिख के रखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड
ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख लिया सबने? बच्चों बोलो हाँ या ना। एवरीबडी यस और नो? सो हमने तीन टाइप के इंडस्ट्री देख रहे हैं, तीन टाइप के डिपार्टमेंट। पहला है फाइनेंशियल मार्केट्स का, जिसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार उसे सेबी। दूसरा कौन है बोले एक बार आरबीआई। तीसरा कौन है बोले एक बार उसे आईबीबीआई। अब बेसिक हमको इनके फंक्शंस जानने हैं कि ये लोग करते क्या है, ठीक है? मुझे बताओ सेबी क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट में? रूल और रेगुलेशन बनाता है, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, बराबर है? कितना बड़ा है इंडिया का स्टॉक मार्केट? कितना बड़ा है? बहुत। क्या बहुत बड़ा है? मेरे को लगा छोटा सा बड़ा होगा, ये तो बहुत बड़ा निकला है। तो बोलो कितना बड़ा है इंडिया का स्टॉक मार्केट? मत भूलो, रहने दो तुम। बताओ थोड़ा सा ऑफिशियल रिव्यू। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बना था 1775 में। दलाल स्ट्रीट के ऊपर एक फारसी स्टॉक ब्रोकर और एक गुजराती स्टॉक ब्रोकर ने मिलकर बरकत के पेड़ के नीचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की थी। वडाच्या झाडाखाली, बनियान ट्री। समझ में आ रहा है सबको? तो बरकत के पेड़ के नीचे स्टॉक मार्केट शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1.63 ट्रिलियन डॉलर्स तक का बढ़ा हुआ है। 1.63 trillion dollars is a valuation of the all companies of the Bombay Stock Exchange multiplied by their number of share multiplied by their market value. अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इट इज $1.59 ट्रिलियन। तो भाई साहब 3 ट्रिलियन जो हम इकोनॉमी बोलते हैं ना, दिस इज अ वैल्यूएशन। इसको हम इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज कैपिटल, ठीक है? दिस इज केवल एक बार कैपिटल। ये कैपिटल के ऊपर जितना रिटर्न आता है हम उसको ग्रोथ बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो दिस इज कैपिटल, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के नंबर ऑफ कंपनीज मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर मार्केट वैल्यू, तो दिस इज कैपिटल। सो टोटल $3 ट्रिलियन का कैपिटल सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। एंड द नंबर ऑफ कंपनीज विच आर गवर्निंग द सेम आर रफली 6000 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं है। ओनली 6000 कंपनीज हैव दैट मच ऑफ वैल्यूएशन। और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो है 15,30,000 प्लस, उसमें से 6000 की बात चल रही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सुनो। ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है? इतने बड़े कैपिटल मार्केट के, अब ये जो मैंने बोला दिस इज इक्विटी मार्केट। ये कौन सा मार्केट बोले एक बार? इक्विटी। इसके एडिशन में जो मार्केट आता है वो आता है म्यूचुअल फंड्स मार्केट। बोलो हाँ या ना? तो ये पूरे मार्केट को गवर्न करने के लिए और इसके रूल्स बनाने के लिए आता है सेबी। अब सेबी ने तो मेन 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम आपको पता होंगे, बीएससी एनएससी। इस प्रकार इंडिया में आई हैव टू टेल यू देयर आर मिनिमम 25 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। आपको पता है? क्या आपको पता है? पूछो क्या? पुणे का भी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे पिछू इधर से ऐसे पीछे गए ना, पीछे की गलियों में, ठीक है? तो वहां पर एक सांड खड़ा है गोल्डन कलर का, तो वो है पुणे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस। और पुणे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस मतलब पुणे स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड मेंबर यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, एनजी राठी करके। मतलब पुणे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर होल्डर इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द प्रेस्टीज पॉइंट। अब जाके कल उसके सामने खड़े मत हो जाना, इज देयर। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड देयर आर 25 अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा, जिनको सेबी गवर्न करता है। जिनको कौन गवर्न करता है बोले एक बार उसे सेबी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
बच्चों बोलो हाँ या ना। ये हो गया किस बात का? फिनेंशियल मार्केट। लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री। मुझे एक बात बताओ, देश में कितने बैंक्स है? वही वही सेम आंसर, बहुत सारे। कितने बैंक है सर? बहुत सारे। कैपिटल मार्केट कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कितने लोग? बहुत सारे हुए होंगे, नालायक लोग। अब इंडिया में बैंक्स तो कंपैरेटिवली अगर नंबर देखा तो कंपनीज के फॉर्म में, पहले तो मैं बोल दूं इंडिया में जो बैंक्स है उसको आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। द बैंक्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज एंड द बैंक्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो बैंक्स है विच आर इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके तो नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, दिस कैन बी एनीथिंग। क्यों? क्योंकि 4-5 महिला मंडल वाले लोग जमा हो जाते हैं। यवतमाळ महिला अर्बन बैंक, वो एक्चुअली बैंक कैसे बना कि लेडीज ने घर पे जो पैसे जमा करते थे और पैसे जमा करते करते इतना हो गया कि वो लेडीज एसोसिएशन ने बाहर के लोगों को लेंडिंग देना शुरू कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना शुरू किया। वो करते करते ऐसा सिचुएशन हो गया जीवन में कि इतना लेंडिंग दिया कि थोड़े दिनों बाद उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी घोषित कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी घोषित कर दिया, थोड़े दिनों बाद उन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, बैंकिंग लाइसेंस भी मिल गया ना। इसलिए यवतमाळ महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज द ओनली थिंग, इट स्टार्टेड विद द फ्यू ग्रुप ऑफ द वुमेन, ठीक है, और वो उन्होंने पैसा जमा कर करके उसको इंटरेस्ट पे दे दे के इतना अच्छा बिजनेस कर लिया कि उससे बैंक जम गई। विठ्ठल शामराव सहकारी पतसंस्था, शामराव विठ्ठल, हाउ इट इज स्टार्टेड द सेम वे। नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नॉर्मल पैसे जमा करने का, बीसी, बीसी सुना है सबने? पैसा जमा करने का एसोसिएशन क्रिएट करती थी, बीसी के जो मेंबर्स थे उनको पैसा देती थी। डाउन द लाइन ऐसा सिचुएशन हो गया कि भाई साहब ये बाहर के लोगों को भी लेंडिंग दे सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक्स आए दिन आती है, आए दिन डूबती है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इसी में बिजनेस है। हाँ, इफ यू डोंट नो, अगर कोई बैंक डूबती है ना तो उस बैंक का अफिलिएशन होता है कुछ सीएस के साथ, और सीएस बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक कोऑपरेटिव बैंक के अंदर पैसा है 1 करोड़, डूब गई, क्या बोले, एक बार उसे डूब गई, तुम मेरे पास आए, मेरे को रिकवरी करना है, तो आई वर्क एज अ कमीशन एजेंट कि जितना मैं तेरे को पैसा रिकवर करके दूंगा उसका 10% मैं रखूंगा। तो 1 करोड़ में से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था, चलो मैंने तुमको 60 लाख रिकवर करके दिए तो उसका 6 लाख मैं रखूंगा। दिस इज ऑल्सो बिजनेस, दिस इज बिजनेस। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सुनो। दूसरा, रही बात कंपनी के फॉर्म में कितने बैंक्स है, तो मैं वो बात कर सकता हूं कंपनी के फॉर्म में इंडिया में नेशनलाइज्ड लेवल पे 19 बैंक्स है। कितने बैंक से बोले एक बार? 19 नेशनलाइज्ड लेवल पे, अदरवाइज मैं नहीं बोल रहा हूं कौन से, नेशनलाइज्ड लेवल पे, क्योंकि यही मेन चीज है। इन 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स में से अगर मैं बात करूं तो 1973 में फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था विद द 14 बैंक्स, और दूसरा नेशनलाइजेशन का फेज आया था 1994 में जिसमें 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। एक्चुअली होने चाहिए थे 20, पर 20 में से 2 बैंक्स ऐसे थे जो मर्ज हो गए और टू फॉर्म अ पंजाब नेशनल बैंक। वो पंजाब नेशनल बैंक, 2 बैंक्स मर्ज होकर पंजाब नेशनल बैंक बने, सो दैट उसके बाद में उसके अंदर नीरव मोदी फ्रॉड कर पाए। 2 अलग अलग बैंक में फ्रॉड करता तकलीफ होती तो एक बना के किया। कंसेप्ट समझ में आया? 12,000 करोड़ का फ्रॉड। इज इट वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले एक बार सर नो। सो दिस इज गवर्न्ड बाय, किसने बोले एक बार से? आरबीआई। ऐसा कहा जाता है, मैं ये क्यों इतना सारा बोल रहा हूं, ऐसा कहा जाता है इंडिया का जो जीडीपी रेट है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इंडिया का जिसको ग्रोथ रेट कहा जाता है, क्या बोले एक बार से? ग्रोथ रेट, इट इज वेरी सिमिलर, इट इज वेरी सिमिलर टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनलाइज बैंक्स। नेशनलाइज बैंक्स के ग्रोथ रेट को वेरी सिमिलर रहता है, 20-30 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आता है। जिस ग्रोथ रेट से नेशनलाइज बैंक्स बढ़ती है उसी ग्रोथ रेट से इंडिया का जीडीपी बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। और ये 1973 से इक्वेशन है आज के डेट तक। इसलिए एक ऐसा इनडायरेक्ट इक्वेशन बनाए कि अगर आप बैंक सेक्टर को ग्रो करोगे तो आपका इंडियन जीडीपी या इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो होगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं? रादर देन जीडीपी आई विल रादर यूज अ वर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी ग्रोथ रेट, जीडीपी बोला तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के केस में सेंस किया जाता है उसको। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर नो। रही बात सबसे आखिरी, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सर ये क्या होता है सर जीवन में? सर क्या, व्हाट इज दिस सर?
किंगफिशर सुना है? किंगफिशर एयरलाइन जो बाद में डूब गई तो वाटर लाइन बन गई। अरे बोलो ना हाँ या ना। आपको पता है किंगफिशर जैसे कंपनीज जो डूबते हैं, द कंपनी हु बिकम्स इंसॉल्वेंट और द कंपनी हु बिकम्स बैंकरप्ट, व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, दैट इज इंसॉल्वेंट। सही है ना? बोलो ना हाँ या ना। तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है? जीरो है। क्लास की फीस, फोन की फीस, पेट्रोल का खर्चा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खर्चा, पार्टी का खर्चा, कपड़े का खर्चा, ये तुम्हारी लाइबिलिटी है। तुम बोल रहे हो जीरो। फोन का खर्चा, ये तुम्हारी लाइबिलिटी, दिस इज योर लाइबिलिटी। डेली 1-2 GB का डाटा तुम डकार जाते हो, 250-300 रुपए पर मंथ का लगता है, ये तुम्हारी लाइबिलिटी है भाई। बुक्स का खर्चा तुम्हारी लाइबिलिटी, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तुम्हारी, ये टीचर इतनी फीस लेता है जीवन में, बोलो हाँ या ना, दिस इज योर लाइबिलिटी। अरे बोलो ना हाँ या ना। तुम्हारी असेट क्या है? वो इंस्टीट्यूट के बुक्स, मॉड्यूल्स, ये तुम्हारी असेट है। बोलो हाँ या ना। सो कैन आई से योर लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट? तो कैन आई से यू आर इंसॉल्वेंट? अरे तुमने नहीं तो बोला अभी थोड़ी देर पहले योर लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, तो इंसॉल्वेंट। तो मैंने वही डिक्लेयर किया कि तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे असेट से ज्यादा है, तुम इंसॉल्वेंट हो। क्या गलत बोला? सर इतना भी पर्सनली नहीं लेना था। बोलो, सो आर यू सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट? कैसे? तुमने बोला लाइबिलिटी मोर देन असेट तो इंसॉल्वेंट, तो मैंने प्रूव कर दिया तुम इंसॉल्वेंट हो। मिंटू से भिखारी, सही है ना? इंसॉल्वेंट इज भिखारी ना। सर गरीब बोल दो एक आधी बार, भिखारी मत बोलो, बहुत बुरा लग रहा है। सो आर यू इंसॉल्वेंट और नॉट? लेट मी टेल यू, इंसॉल्वेंट नो। कैसे नो? प्रूव मी। क्या डिसाइड करते? कोर्ट डिसाइड करता है इंसॉल्वेंसी। चलो कोर्ट में, लेट डिसाइड, लेट्स डिसाइड ना। कोर्ट डिसाइड करता है, चलो कोर्ट में पूछ लेते उनको। क्या ऑर्डर? ऑर्डर मुझे तो कोर्ट में जाने के बाद कुछ नया हसेट बढ़ जाने वाली है तुम्हारी, एकदम से कोर्ट में आने का नहीं मेरे पास 5 करोड़ की, ऐसा होने वाला का? वहां जाके भी यही इक्वेशन है, लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, उल्टा वहां बेइज्जती ज्यादा होगी। अरे आया ना। बोलो, सो आर यू इंसॉल्वेंट और नॉट? सर मतलब टेक्निकली तो हाँ, पर मन नहीं मान रहा। बोलो हाँ है ना। ओके, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट इंसॉल्वेंट, डोंट वरी। पूछो क्यों? हाँ सर अभी ठीक लग रहा है थोड़ा। योर लाइबिलिटी इज मोर देन असेट्स, प्लस इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ती है, अनेबल टू पे योर ड्यूज। अनेबल टू पे योर ड्यूज इज इक्वल टू इंसॉल्वेंट। इज इक्वल टू क्या बोले एक बार? इंसॉल्वेंट। भले ही आपकी लाइबिलिटी आपके असेट से ज्यादा है, पर आपके ड्यूज आप पे कर सकते हो। चलो आप नहीं, आपके बिहाफ पे कोई और पे कर सकता है। थर्ड पार्टी कंसिडरेशन इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। अरे एक केस है कॉन्ट्रैक्ट में, छिनैया वर्सेस रमैया, थर्ड पार्टी से आने वाला कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब तीसरा पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकता है। जैसे तुम्हारा टेलीफोन का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम जियो का सिम यूज कर रहे हो, तुम्हारा और रिलायंस मुकेश अंबानी का कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब, वो तुमको टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस देगा, बदले में इसका बिल पे कर रहे हो तुम्हारे फादर। नाउ योर फादर इज थर्ड पार्टी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मुकेश अंबानी। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे सिचुएशन में स्टिल ही कैन पे योर ड्यूज, दैट इज कॉल्ड एज able to pay your dues, and just because of this condition that you are able to pay your dues, you are not insolvent. Insolvency के लिए बच्चों दोनों चीजें चाहिए, liability is more than asset and unable to pay the dues. Is it very clear? Blue tick no reply. Is it very clear? सबको समझ में आया? नाउ अब ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर ना जो लोग काम करते हैं, द पर्सन हु वर्क्स अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इसका एक मैं पहले काम का एग्जांपल बता दूं। समझो कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, 100-200 करोड़ वाली, ठीक है, 100-200-500 करोड़ वाली कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो कंपनी का ना सब सेटलमेंट करना पड़ता है, और ये सेटलमेंट के खिलाफ कमीशन मिलता है 2-3%। ना 2-3%, 100-200 करोड़, और काम रहता है 2-3 महीने का, 2-3 महीने का काम, 2-3% कमीशन। 300 करोड़ की कंपनी लिक्विडेट कर दी, 3% कमीशन भी कंसिडर किया, कितना हुआ? 9 करोड़। अरे हाँ या ना। काम कितने महीने का है? 2-3 महीने का। पता ये काम कौन करता है?
The work is done by IP. Who is IP? The insolvency professional. सर हमें लग रहा था हमें पैसा मिलेगा. The IP is an insolvency professional. Who is insolvency professional? The person who passes the exam of IBBI. इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की जो एग्जाम पास करता है वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है. सर हु कैन पास अ एग्जाम ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? ओनली CA, CS और CMA कैन गिव दिस एग्जाम. आप CA, CS या CMA बन जाते हो, उसके बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो. मतलब सर CA बनने के बाद एक और एग्जाम? सर क्या ये जिंदगी खराब नहीं है ऑलरेडी कि बच्ची कुची भी कर लूं खराब? मैं आपको इसके ऊपर ना थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा. चलेगा 2 मिनट के लिए? 2 मिनट सुन लोगे अच्छे से? इसके लिए तो वक्त ही वक्त है. 2 मिनट के लिए सुनना. दुनिया में एज पर वर्ल्ड रैंकिंग तुम्हारी ही जिंदगी सबसे ज्यादा झंड है. अरे बोलो ना हाँ या ना. नहीं बात सर इतना भी सच एक साथ नहीं बोलना था. आई मीन टू से एज पर वर्ल्ड रैंकिंग कैन आई कंसिडर अ CA एग्जाम एज वन ऑफ द टफेस्ट. ऐसे भी और टफेस्ट एग्जाम है जैसे UPSC. ठीक है, ठीक है, और भी है दुनिया में अलग अलग जगह पे होंगे. कैन आई कंसिडर CA एग्जाम एज वन ऑफ द टफेस्ट? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो. तो अगर तुमने दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम पास कर ली तो उसके बाद में तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जिंदगी में इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं दूंगा? उल्टा तुमने टफेस्ट पार कर ली तो बोलने का मैं तो दूंगा. वन ऑफ द टफेस्ट पार कर लिया, इससे बुरा क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ? जो बुरा होना था हो गया. बचो एग्जाम तो तुम्हारी नेट प्रैक्टिस है ना भाई. मेन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने के बाद IPL में खेलने के लिए कोई टेंशन आना चाहिए क्या? इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत के आ गए और बाद में बोल रहे हो मेरे से IPL नहीं होगा. कमाने का समय है क्या? RCB की तरफ से खेलना है, तू रहने दे, तू वैसे ही वापस आ जा. सो मुझे एक बात बताओ, RCB से भी खेले तो यू ऑल्सो नो सबसे ज्यादा पैसा कमा कौन रहा है? समझ में आ रहा है सबको हाँ या ना? IPL में अगर कोहली भी RCB की तरफ से खेल रहा है, चलो कप नहीं कमा रहा, पैसा तो सबसे ज्यादा कमा रहा है ना भाई. अरे बोलो हाँ या ना. अपने को छापने से मतलब, जिधर भी मिले इन. समझ में आ रहा है? तुमने जब CA करने का डिसीजन लिया, तुमने क्यों लिया था? पैसा मिलता है. फिर सेकेंडरी ओपिनियन था, इज्जत भी मिलती है. समझ में आ रहा है सबको हाँ या ना? तो तुमने ये सोचना चाहिए कि CA एग्जाम देने के बाद ऐसा नहीं कि मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगा, उल्टा सोचने का कि मैं मेरे CA की डिग्री को टॉपअप कैसे कर सकता. दो ना, भिड़ जाओ. CA बन गए ना, देखो CA बन गए ना, तुम ये देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नीचे गिर रहे हो. ठीक है, जिंदगी में तुम ऐसे नीचे गिर रहे हो, नीचे जा ही रहे हो ऐसे. और जब तुम CA पास हो जाओगे तो तुमको एक मिनिमम बेस मिल जाएगा जिसके ऊपर तुम खड़े हो जाओगे. क्या? ओके, मिनिमम एक बेस मिल जाएगा जिसके ऊपर तुम खड़े हो जाओगे. कहना ऐसे, जस्ट फोकस, कहना ऐसे तुम 15-20 लाख के लिए महंगे नहीं हो जब तुम CA बन जाओगे. 15-20 लाख तो कमा लोगे ना? अरे बोलो ना हाँ या ना. इतना तो मिनिमम पैकेज रहेगा जब तक तुम पास होंगे. अभी पैकेज चल रहे 10 से 15 लाख के, तुम पास होने तक के 15 से 20 लाख कमा लोगे. बोलो हाँ या ना. मैंने कहा 1.5-2 लाख रुपया निकाल लोगे, जॉब वॉब में जाओगे, किधर भी जाओगे. बोलो यस और नो. अब अगर 15-20 लाख रुपए आने ही वाले हैं, ये कंफर्म है, तो जिंदगी के अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज तक अगर तुम एडिशनल खुद के डिग्रीज को टॉप अप करते हो, लेट्स से, सुनने में कैसा लगता है सुनना, CA विथ IIM MBA पास आउट फाइनेंस. चलो IIM MBA पास आउट क्या ही हो जाएगा जीवन में. मैं आपको बताऊं एक मस्त एक्सपीरियंस. पूछो क्या? मेरा एक दोस्त था, मैं और अभिषेक सर ने जिस फर्म से आर्टिकलशिप किया ना, हमने एक ही फर्म से आर्टिकलशिप किया, मैंने और अभिषेक सर ने, सिर्फ एक साथ कभी नहीं किया, क्योंकि वो सीनियर थे तो पहले पास होके निकल लिए.
मैं जस्ट उन्होंने ऑफिस छोड़ा और मैं ज्वाइन हुआ हूँगा प्रोबेबली। सो हमारे इसमें एक बंदा था, निमिष नाम था उसका, बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी है जीवन में, निमिष, हाँ, खुश एन। खुद तो मस्त पेल दिया, और यार मैं ट्राई कर रहा हूं सर, मेरे क्लास में एंटर होते से ऐसे देखते हैं मेरे तरफ जैसे मैंने इनकी एक किडनी ऑलरेडी छीन ली हो और मैं इधर बाहर जाके ब्लैक में बेच रहा हूं। नहीं, ऐसे करता नहीं हूं। क्या चाहिए थोड़ा? पहले तुमने इन बच्चों को जो बिगाड़ के रखा है ना सर, ये तो तुमने, जीबी सर ने ना, तुम दोनों ही हो, बाकी कोई नहीं है, और दोनों कंपटीशन हो। बाबू, सो फोकस। सो सीए प्लस क्या बोले एक बार, जैसे तुमने आई एम ले लिया, क्या ले लिया बोले एक बार, आई एम। हमारे यहां बंदा था निमिष करके, उसने सीए कंप्लीट किया, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21। 21 साल में सीए बन गया। सर अभी थोड़ी होगा, मैं 21 साल में सीए बना है। सर क्या मजाक करो, तुम 21 साल में बन गए थे? तो बन गया था तो अभी कैसे बताऊं तुमको जीवन में, मैं सच में, पर मैं ऐसे एकदम बहुत भारी मार्क लेके नहीं, अपन का पासिंग पासिंग ओके, पास इतने में पास हो रहा था, को मेहनत करने का, अपना ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे समय देने का। तो मैं 21 साल की उम्र में वो सीए बन गया था भाई। उसके बाद में उसने कैट दिया, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आईएम एंट्रेंस के लिए लगता है। भाई साहब आईएम अहमदाबाद में सिलेक्ट हो गए, और अहमदाबाद ने तो रेड कारपेट बिछाया था उसके लिए वर्चुअली, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट टू बी अ फाइनेंस एमबीए। तो उसके ऊपर के भी जो 50 रैंक थे ना, उसके ऊपर के 50, उसके पहले उसको सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सीए था। नौ सीए था मतलब भाई के पास नॉलेज पहले से ही तोड़, उसके साथ में एमबीए फाइनेंस फ्रॉम आईएम ने दे दिया उसको तगड़ा डिसीजन मेकिंग स्किल, फाइनेंस स्किल। ये बंदे को आईएम से निकलने के बाद स्टार्टिंग पैकेज क्या मिला होगा, सुन लेना। इट वॉज 2011, 2011 की बात बोल रहा हूं। ना ना ना, तुम सुन लो, 2011 की बात कर रहा हूं मैं। 72 लाख रुपीस पर एनम से उसने शुरू किया था। पर एनम 72 लाख रुपए, साल का 72 लाख। छी, 72 लाख समझ में आता क्या तुमको? 5 रुपए कमाने की अक्कल है क्या? 72 लाख रुपीस पर एनम 2011, मतलब आज के डेट में दिस इज मिनिमम 1.5 करोड़ का पैकेज। 1.5 करोड़ पर एनम मतलब महीने का होता है 12 लाख रुपए। बेड के ऊपर लिटा के भी सोओगे ना तो भी खत्म नहीं होंगे। समझ में? पैसे की बात कर रहा मैं। दिस इज, नाउ आप सोचो, ही वॉज सीए एट द एज ऑफ 21, आई एम एमबीए पास आउट एट द एज ऑफ 24, और उसने शुरुआत 72 लाख से की होगी। उस वक्त आज मिनिमम 3.5 से 4 करोड़ के घर में होगा मिनिमम, सब इंडेक्सेशन सब इन्फ्लेशन लगा के। बंदा प्रोबेबली 1.5 करोड़ तो टैक्स पे कर रहा होगा, बिकॉज 47% तो डिपार्टमेंट ही खा लेता है, 1.5 करोड़ के आसपास। तो ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो एटीट्यूड है ना, कि मैं सीए करने के बाद कोई एग्जाम नहीं दूंगा, मैं जिंदगी जीऊंगा। अगर आप सही एज पे सीए बन रहे हो, नहीं भी बन रहे हो, तो इट इज योर ड्यूटी कि फर्दर खुद के स्किल्स को टॉप अप करते रहिए।
यू वुड बी लाइक सच अ पर्सन कि ये चीज स्टेट में मिनिमम उस राज्य में करने वाला तुम अकेले पर्सन हो, तो फायदे की बात है। स्किल को फॉलो करो, पैसा आएगा। ठीक है, तुम ये बोलोगे कि पास होते से ही सबसे पहले मैं पैसा कमाएगा, उड़ाएगा, जिंदगी एंजॉय करेगा। देखो एक बात समझ लो, 25 साल की उम्र तक तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए प्रोविजन करके रखी है, तुम्हें बताएंगे नहीं पर करके रखी है। इंडियन पेरेंट्स का ये मेंटेलिटी फिक्स होता है, 25 साल तक आपल्या मुलाले अक्कल नसते। समझ में आ रहा है? लड़कियों के केस में तो ज्यादा की प्रोविजन हो सकती है प्रोबेबली। हंसना क्या है उसमें जीवन में। सो ऐसे सिचुएशन में 25 साल की उम्र तक के तुम्हारे लिए घर वालों ने प्रोविजन करके रखी है, तो लेट्स, जिसको इसके एडिशन में और पैसा कमाने का ताकत है, गो फॉर इट ना। आई एम देखो, सीए करने के बाद दुनिया का ज्ञान तुमने नियरली आधे से ज्यादा ले लिया है। ठीक है, सब्जेक्ट टॉपिक मैटर्स वगैरह में सबसे इंटरेस्ट है, गो फॉर यूपीएससी। नहीं कैट देना, यूपीएससी जिसको पावर चाहिए, खुद के गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए, दोनों यूपीएससी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, गूगल करके देखना, रुचिका कटियाल। शॉल वी ट्राई? अगर ओपन होता है, फॉर्चून तुम्हारा बहुत अच्छा है, इफ यू आर दैट लकी, एक बार प्रोफाइल देखते अपन, समझते कि कोई अगर ऐसी कोई बंदी है तो क्या हो सकती है भाई। ठीक है, हाँ ठीक है। 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु बिकम आईएएस ऑफिसर। ठीक है, दिख रहा है सबको? बोलो ऐसा ना। रुचिका कटियाल इज अ सीए टर्न्ड आईएएस ऑफिसर। ठीक है, शी secured AIR 5 in 2012 UPSC CSC exam, AIR 3 in the CA final exam। ठीक है, ये इसने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल तीनों जगह रैंक लाया, फिर ईएनवाई में 2 साल तक के जॉब किया, फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन किया 2 साल तक, फिर यूपीएससी दिया, यूपीएससी में AIR 5 लाया, एंड देन शी बिकम आईएएस ऑफिसर। और तुम अगर सीए हो, वो तुमने 12th फेल मूवी देखा है? बोलो हाँ है ना। 12th फेल मूवी में वो एंड में दिखाता है इंटरव्यू वाला एरिया, जब उसकी सबसे ज्यादा फट्टी है, बोलो हाँ है ना, वहां तुम्हारी सबसे ज्यादा चलेगी। क्यों? बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाना, इट इज एज गुड एज ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो तुम्हारे केस में वो इंटरव्यू वाला जो पैनिक है ना कि एंड के हिसाब से ईडी से नीचे आना, वो तुम्हारे केस में प्रोबेबली अप्लीकेबल ही नहीं होगा। तुम्हारे केस में 2 ही चीजें अप्लीकेबल है, प्रीलिम्स क्लियर करना, मेंस क्लियर करना, एंड स्ट्रेट अवे इंटरव्यू में जाके थोड़ा सा प्रॉपरली हैंडल कर लेना। प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारे पास वैसे ही रहेगा। 5 साल का प्रेशर तुमने झेला है, 3 साल की आर्टिकलशिप तुम्हारी हो चुकी होगी, तुम्हें वर्किंग नॉलेज भी होगा। यू जस्ट हैव टू गो देयर, प्रेजेंट योर सेल्फ नीटली, बैज ऑफिसर। और 3-4 फील्ड जिसके अंदर सीए धुरंधर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, अपेक्स ग्रेड ए कैटेगरी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रेड ए कैटेगरी, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स जीएसटी ऑफिसर, अगेन ग्रेड ए कैटेगरी सर्विस। कल मैंने ग्रेड्स बताए थे ना आपको, बोलो हाँ है ना। नहीं कुछ तो भी इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हमने तो पढ़ा भी है उसको। आईपीएस ऑफिसर, किसी को पुलिस बनने का है, सिंघम से इंटरेस्टेड है, ठीक है, आईपीएस बनते हैं भाई। सीए बनने के बाद में यूपीएससी देते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कोई गलत नहीं, इट कैन बी योर पैशन। और अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको बोलता हूं सिर्फ आपका नहीं, आपके फैमिली में भी नहीं, आपके पूरे खानदान का ऊपर से लेके नीचे तक भला हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अनदर मैटर। बाद में आपको पैसा खाना है, उड़ाना है, या कमाना है, या इथिकली काम करना, इट्स ऑल अप टू यू, वो अनदर लेवल ऑफ मैटर है। वो तुम तालाब में गिरोगे तो सीख जाओगे कैसे करना है। मैंने कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स के भी नाम सुने जो करप्शन तो करते हैं, पर करप्शन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सिस्टम। करप्शन उनको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सिस्टम, पर डोनेशन के तौर पे जितना पैसा उनके पास आता है ना, वो पूरा का पूरा पैसा ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट में, ऑर्फनेजेस में, टेम्पल्स वगैरह में दान कर देते हैं, जितना भी करप्ट मनी आता है।
ये भी कर सकते हो ना, तुमको अगर जिंदगी में करप्शन नहीं करना है मत करो, जो सिस्टम की वजह से करना पड़ रहा है करप्शन, जितना पैसा आ रहा है डोंट हैव अटैचमेंट विद दैट, खुद के सैलरी से खुद के पावर से अटैचमेंट रखो, आने वाला पैसा पूरा डोनेट कर दो, वैसे भी कैश में आ रहा, एनोनिमस डोनेशन करके दे देने का, गलत क्या है। पर पैसा, पावर, ताकत, कुछ अच्छे डिसीजंस लेना, एक स्पेसिफिक सिटी का, एक स्पेसिफिक राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, उसके डिसीजन मेकिंग करना, लोगों को गवर्न करना, लोगों को मोटिवेट करना, इससे अच्छा जॉब क्या होगा। दिस इज द सेकंड फील्ड इन विच यू कैन गो आफ्टर बीइंग सीए। मतलब सही तरीके से ईमानदारी से अगर प्लान करते हो ना, तो 25, 26, 27 की उम्र में विथ यूपीएससी पास्ट आईएएस ऑफिसर विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बनने के लिए ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आप कर सकते हो। सर आपने जिंदगी में क्यों नहीं किया, ये भी सवाल आता है ना। मेरे को जिंदगी में टीचर ही बनना था, ये तुम्हारा तीसरा फील्ड है। टीचिंग नहीं, पैशन। तुमको जो चीज पसंद है वो करो। टीचिंग मेरा पैशन कब से रहा है, मैं 5th स्टैंडर्ड में योगा सीखा था, मैं 7th स्टैंडर्ड से योगा सिखाता था। व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड, तो मैं योगा के फ्री सेमिनार्स लेता था ऑल ओवर अमरावती, मेरी सिटी में, विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। हर रोज सवेरे उठ के 2 घंटे मेरा यही काम होता था कि हमारे टीचर के साथ जाना, अलग अलग जगह पे योगा और मेडिटेशन सिखाना। आई हैव कंडक्टेड इट टिल आई एंटर्ड इनटू सीए इंटर। जब तक मैं सीए इंटर पे एंटर नहीं हुआ ना, तब तक के मैंने ये शिविर कंडक्ट किए और मेरे को टीचिंग में मजा आता था। आफ्टर दैट व्हेन आई पास्ड, तो मेरे को टीचिंग का बहुत इच्छा था, पर हमारे घर पे कैपिटल नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने 1-1.5 साल जॉब किया, खुद का कुछ सेविंग किया उस जॉब में से, और उस सेविंग को यूज करते हुए आई स्टार्टेड टीचिंग। दिस इज हाउ बिकम, दिस इज द पैशन। हाँ, अगर आपका पैशन डिसाइडेड है कि भाई सीए करने के बाद में सर मेरे को इंडस्ट्री ही सेट करना है, या मेरे को मैन्युफैक्चरिंग हब ही सेट करना है, या फिर मेरे घर पे ऑलरेडी बिजनेस है या प्रैक्टिस है, मुझे उसे ही चलाना है, या अगर आपका ऑलरेडी पैशन है, तो बहुत अच्छी बात है, देन यू आर सॉर्टेड आउट। मैं ये जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये उनके लिए डिस्कस कर रहा हूं जिनका फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, जिनका एक ही प्लान। सी दिक्कत ये नहीं है तुम सीए बन जाओगे, दिक्कत ये है सीए बनने के बाद क्या करोगे, इसका कोई प्लान नहीं है। आधा खुद का वैल्यू वही गवा दोगे जिस दिन सीए बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आगे का कोई भरोसा ही नहीं है। बस सीए बनना था, बन गए, अब क्या, अब ये मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं सीए बन जाते हैं, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा जॉब करूं कि प्रैक्टिस करूं। पता है ये चीज क्यों जरूरी है? तुम जिस टाइप का जॉब या जिस टाइप की प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो लाइफ में परस्यू करना चाहते हो ना, उसके हिसाब से तुम्हारी आर्टिकलशिप होनी चाहिए। तुम करना चाहते हो जॉब और तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो एक स्मॉल मिडिल स्केल फर्म में तुम्हारे गांव में, वो प्रैक्टिस वाली आर्टिकलशिप है बेटा। तुमको जॉब करना है, तुमको बिग 4 में जाना जरूरी है, तुमको हायर मिडिल क्लास फॉर्म में जाके आर्टिकलशिप करना जरूरी है, जहां जॉब का टैलेंट मिले। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो जिस सिटी में प्रैक्टिस करना है उस सिटी में जाके स्मॉल स्केल फॉर्म में प्रैक्टिस करना जरूरी है, आर्टिकलशिप करना जरूरी है, सो दैट तुम आर्टिकलशिप के नुक्स जानो और उस सिटी में खुद का पीआर ऑलरेडी बनाते जाओ। जहां पे आप आर्टिकलशिप कर रहे हो वहां पे अगर आप पब्लिक रिलेशंस बनाते जाओ, तो आगे जाके ऑब्वियस सी बात है ना, वहां पे अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे। बच्चों का तकलीफ होता है, 3 साल बिग 4 में आर्टिकलशिप करता है, बाद में बोलता है मैं घर पे जाके प्रैक्टिस करूंगा। तो 3 साल का जो बिग 4 में आर्टिकलशिप किया उसका क्या फायदा बेटा? बिग 4 की सिस्टम जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो तो तेरे गांव में जाके यूज नहीं होने वाली ना तेरे प्रैक्टिस के लिए। तू तो उन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करने वाला। बिग 4 में जो क्लाइंट है वो लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 4 करोड़, 5 करोड़ की फीस देने के पहले सोचता नहीं है। यहां 400-500 रुपए में सैलरी रिटर्न फाइल करने के लिए बंदा सोचता है 4 बार। Are you understanding what I am trying to say? So this should be your vision sorted out. फाउंडेशन में हो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दिमाग में एक विजन रखना कोई गलत बात नहीं है। सर पर अभी मैंने ऐसा डिसाइड किया और जिंदगी में बाद में मेरे साथ चेंज हो गया तो मैं क्या करूंगा? अरे जब होगा तब देखेंगे ना रे, जब होगा एट द टाइम विल सी हमें क्या करना है। रीका में बैल से कोलू का बैल कभी भी अच्छा। बैल खाली बैठा है उससे कभी भी अच्छा है उसको कोलू पे लगाया है कि घूम रहा है, कुछ तो कर रहा है, प्रोडक्टिव चीज तो कर रहा है, एक विजन तो है उसके पास में कि यही चीज मेरे को करनी है, एटलीस्ट तेल तो निकाल रहा है। रीका में बैल क्या कर रहा है? कुछ चीज नहीं कर रहा है। तो अगर तुम अभी डिसाइड, देखो फाउंडेशन में हो, तुम्हारे पास चांस है, सोच सकते हो। इंटर के बच्चों को भी मैं बोलता हूं, इंटर में हो सोच सकते हो। एक बार आर्टिकलशिप को लग गए ना और तुम घुस गए उसके अंदर, उसमें जो तुम मेहनत करोगे ना, उसके बाद तुम्हारे सब सपने इधर उधर बिखर जाएंगे। और साथ में फाइनल की पढ़ाई जब प्रेशर डालेगी, मतलब ऑफिस में जॉब करो 10 से 6 वाला, और साथ में फाइनल की प्रिपरेशन करो, सवेरे क्लास देखो, रात को लेक्चर्स देखो, और उसके साथ प्रिपरेशन करो, तुम्हारे सब सपने वही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये जो मेंटालिटी रहती है ना, मैं सीए के बाद में जिंदगी में कुछ नहीं करेगा,
उल्टा ये सोचना चाहिए सीए जैसा एग्जाम पास कर लिया, अब लाओ साले को 10-15 दे देता हूँ, एक बार का खत्म कर दे मैटर। इससे ज्यादा क्या ही टफ कर, क्या दुनिया तुम्हारा इससे ज्यादा क्या बिगाड़ लेगी? ऑलरेडी सब हॉलीडे सेक्रीफाइस कर चुके हो, ऑलरेडी पूरे मूवी सेक्रीफाइस कर चुके हो, ऑलरेडी पार्टियां सेक्रीफाइस कर चुके हो, दोस्तों के साथ अड्डे पे बैठना सेक्रीफाइस कर चुके हो, चाय पीना सेक्रीफाइस कर चुके हो, दोस्त इधर उधर घूमने जाते हैं वो भी सेक्रीफाइस कर चुके हो, मम्मी के पापा के साथ में टूरिस्ट वाले प्लेसेस सेक्रीफाइस कर चुके हो, और क्या बिगाड़ लेगी दुनिया तुम्हारी? और इससे ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा? और 2 साल बुरा, 5 साल बुरा होने वाला था, एटलीस्ट सीए बनने के बाद कॉन्फिडेंस में तो बुरा होगा कि सीए बन चुका हूं, कुछ भी बुरा हुआ तो 15-20 लाख को महंगा नहीं हूं भाई। और अगर सपने बड़े हैं ना भाई, ठीक है, हाँ नॉर्मल सपने हैं, नॉर्मल जिंदगी जीना है, 30 साल तक के होम लोन ईएमआई पे करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है सीए बनने के बाद दुनिया आसान हो जाती है, सिर्फ दुनिया उतनी ही टफ है, सिर्फ फेस करने के लिए थोड़ा पैसा आ जाता है। दुनिया आसान नहीं होती है, फेस करने के लिए थोड़ा पैसा आ जाता है, तो कंफर्टेबली फेस कर पाते हैं। पर वही अगर जिंदगी जीनी है कि 30 साल पे होम लोन लेना है, होम लोन का ईएमआई पे करना है, एंड फिर उसी लोन के लिए जीना है, या 7 साल के लिए कार लोन लेना है और उसी ईएमआई के लिए जीना है, तो फिर जॉब या प्रैक्टिस जो भी तुम डिसाइड करोगे वुड बी अ गुड चॉइस। बट अगर करना है, ऐसा चाहिए कि नहीं जिंदगी के 40वें साल में रिटायरमेंट लेना है, 45वें साल में रिटायरमेंट लेना है, तब तक के अच्छा खासा फंड जमा हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ज्यादा, सीए से ज्यादा। वैसे सीए कंप्लीट करना इटसेल्फ इज टफ, ये भी कर रहे हो तो हमारा रिस्पेक्ट तो है ही तुम्हारे लिए, पर खुद की लाइफ सिक्योर करना चाहते हो तो 2 मिनट के लिए किस्सा बोलूं, सुनोगे 2 मिनट के लिए? मैंने जिंदगी में एक बार सपना देखा था सिर्फ, और वो सपने को मैंने कैरी किया। 2011 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कितना भारी हूँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, हालांकि इसमें मैं कुछ भारी हूँ ऐसा भी नहीं है, मेरा तो इंटेंशन भी नहीं था। 2011 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2014 में अच्छा खासा सिचुएशन आ गया था, फाइनल लेवल पे पढ़ा पढ़ा के दिन के 2-3 बैचेस लेता था, 250 300 बच्चों को पढ़ाता था हर बैच में। इतना पैसा तो जमा कर लिया था 2014 में कि नॉर्मल कार वार ले लूँ, क्रेटा वेटा मस्त एकदम। 2014 से लेके 2018 तक मैंने कार ही नहीं खरीदी। 2018 में पहली बार कार खरीदी। कल कुछ बच्चों ने मेरे को पूछा भी था कौन सी कार चलाते हो, तो मेरे को लगा बोल दूं। पहली कार खरीदी सीधा BMW। उसके पहले कार ही नहीं थी, उसके पहले मेरे पापा ने कार खरीदी एस्टिलो घर पे। 3-4 साल तक सेविंग किया, आधा डाउन पेमेंट किया, आधे का लोन उठाया, अगले 2 साल में लोन भी रिपे कर दिया। BMW X1 एंट्री लेवल का व्हीकल। क्यों खरीदा था? रीजन वॉज माई डैड। मेरे डैड अप डाउन करते थे अकोला, ठीक है, और जब वो अकोला अप डाउन करते थे हमारे घर पे एक ही गाड़ी थी, 1 सिंगल व्हीकल स्प्लेंडर। जब वो अप डाउन करते थे या अकोला जाते थे जॉब करने के लिए, तब मैं स्प्लेंडर लेके घूमता था, और जब वो घर पे वापस आते थे तो वो गाड़ी लेके घूमते थे और मैं साइकिल पे घूमता था। तो एक दिन ऐसा सिचुएशन था जब वो ट्रेन पकड़ के अकोला से वापस आते थे अमरावती में, डेली सवेरे जाते थे 2 घंटा और शाम को 2 घंटा आने में वापस आते थे ट्रेन से। तो हमारा टाइम फिक्स था, उस वक्त मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, तो एक टाइम समय हमारा फिक्स था कि सवेरे 8 बजे मैं उनको छोड़ने जाऊंगा और रात को 8:15 बजे मैं उनको लेने जाऊंगा। फोन वोन थे नहीं, टाइम फिक्स था, अपन चल जाते थे। कई बार ऐसा होता था ट्रेन जल्दी आ जाती थी किसी रीजन की वजह से, और ट्रेन जल्दी आती थी तो पापा रेलवे स्टेशन पे ज्यादा देर रुकते नहीं थे, घर में और रेलवे स्टेशन में 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो पापा बेचारे पैदल पैदल चलना शुरू कर देते थे। तो एक ऐसा दिन था, मेरे को अभी भी याद है, वो पिक्चर मेरे आंखों के सामने क्लियर है। मैं जा रहा था पापा को लेने के लिए रोड के लेफ्ट साइड से, ट्रेन शायद जल्दी हो रही होगी, पापा आ रहे थे राइट साइड से, ठीक है। मैंने देखा पापा चलते चलते आ रहे हैं, बहुत सिंपलिस्टिक फिगर। मेरे डैड ने जीवन में शूज और कोट सूट पहना है सिर्फ 2 बार जीवन में, एक मेरी दीदी की शादी में, दूसरा मेरी शादी में। बाकी किसी दिन मैंने उनको शूज और कोट सूट पहने या एक आधा एक्स्ट्रा सिर्फ शर्ट नॉर्मल और पैंट छोड़ दिया, वो भी शर्ट कभी इन भी नहीं करते, पैर में हमेशा चप्पल, शूज तो बहुत हार्डली देखा मैंने। बस इतना सिंपलिस्टिक, कंधे के ऊपर एक बैग लटकाई हुई टिफिन वाली, और वो चलते चलते आ रहे थे। मैंने देखा उस दिन, मेरे को पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा मेहनत हो गई आदमी से। उस दिन मैंने जीवन में पहला सपना देखा था
कि इस आदमी को लग्जरी कार में बिठाऊंगा। दैट डे आई हैव डिसाइडेड कि इस आदमी को लग्जरी कार में बिठाऊंगा। दूसरा सपना, मेरी मम्मी को घूमना बहुत पसंद है। मतलब पापा को घर पे रहना पसंद है क्योंकि वो दुनिया में, उनको दुनिया ने बहुत घुमा लिया ऑलरेडी। उनका पहला और आखिरी जॉब एमएससीबी था, पहला और आखिरी। 35 और 37 ईयर्स ही हैज वर्कड ओनली इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ही वाज नॉट इवन अ ग्रेजुएट। मेरे डैड ग्रेजुएट भी नहीं है, वो पॉलिटेक्निक थे। पॉलिटेक्निक होने के बावजूद भी तीनों सिस्टर्स की शादी करवाई, घर का पूरा खर्चा उठाया, हालांकि घर में सबसे छोटे बेटे थे। बट वॉट एवर ही हैज डन इज, मतलब मैं शायद उनके जगह पे रहता तो शायद ये अचीव भी नहीं कर सकता था कि भैया तीनों बीवी, तीनों जो बहनें उनकी शादी कर दो, घर का भी खर्चा पूरा संभाल लो। दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट जॉब जो उन्होंने किया। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया, बोला यार ये भाई बहुत मेहनत कर ली, आदमी को लग्जरी कार देना है। और मेरे डैड जॉब करते थे, इसलिए हमको संभालने के लिए मम्मी को कंपलसरी घर पे रहना पड़ता था, बिकॉज डैड अप डाउन करते थे। तो कभी दूसरे गांव जा रहे, कभी ये गांव जा रहे हैं, और जब घर पे वापस आए तो घर पे कोई ना कोई चाहिए बच्चों के लिए। तो फॉर मी एंड माय सिस्टर, मेरे मॉम ने, उनका लाइफ, उनको जॉब करने की बहुत इच्छा थी पर उनका लाइफ सेक्रीफाइस किया। हालांकि मेरी मॉम वाज मराठी लिटरेचर में एमफिल, मतलब पीएचडी से सिर्फ एक लेवल कम। शी वॉज एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, और उससे भी ज़्यादा। आई डोंट नो एग्जैक्टली एमफिल को मास्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं क्या, बट मराठी लिटरेचर में एमफिल। वो जब मैं सीए बन रहा था, मैं पूना आ गया और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मॉम के लिए जब कम होगी, तो माई मॉम वॉज अ को एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर करके अमरावती और विदर्भ में चलता है, उसका को एडिटरशिप का उनको डायरेक्ट ऑफर आया था। मेरे मॉम को बेस्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने के लिए चीफ मिनिस्टर से 2 बार अवार्ड मिले हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से, पृथ्वीराज जब थे ना उस वक्त, 2 बार कंसिस्टेंटली 2 ईयर्स तक के उन्होंने अवार्ड्स लिए। तो माय मॉम वाज वेरी एजुकेटेड, बट शी सैक्रिफाइस्ड ऑल हर लाइफ नियरली, जब तक हम बड़े नहीं होते, जस्ट फॉर द पर्पस कि हम अच्छे से पढ़ पाए, और डैड घर पे नहीं रहते थे। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी, और उसको घूमना बहुत पसंद है मेरी मॉम को, बहुत ज़्यादा, कि वो घर पे रुक ही नहीं सकती। मैंने ये डिसाइड किया कि जब अपन सीए बनेंगे ना, तो पप्पा के लिए एक लग्जरी व्हीकल लेना है, और दूसरी बात, मॉम जिधर जिंदगी में घूमना चाहे, नॉट ओनली इंडिया, ऑल इंटरनेशनल टूर्स, उस सब टूर्स का फाइनेंस अपन करेंगे। हालांकि उन्होंने मुझसे कभी मांगा नहीं, उनकी जिंदगी जीने के लिए जितना सेविंग था उन्होंने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, मतलब आज अगर वो चाहे तो वो खुद सेपरेट रह सकते हैं मुझे छोड़ के आराम से, जब तक उनकी कटेगी। पर मैंने जबरदस्ती उनको अमरावती से पूना बुला लिया। इसके लिए मैंने 10 बार बीमार होने का नाटक किया, और फिर मैंने धमकी दे दी कि मैं शादी नहीं करूंगा अगर तुम मेरे साथ रहने नहीं आओगे तो। और फिर जब मुझे बच्चा हो रहा था, तब मैंने बोल दिया कि अगर तुम अब नहीं चाहने वाले तो आई वोंट हैव एनी बेबी, आई डिक्लेयर्ड दिस। तो मेरे घर वाले मेरे साथ रहते हैं, मम्मी और डैडी दोनों, कि मैं उनका माथा खनका पाऊं। तो 2014 से मैंने सेविंग किया 2018 तक कार के लिए। कार में 2014 में भी ले सकता था। 4 साल आई हैव नेवर ट्राइड फॉर द कार, एक ही बाइक थी वही चलाता था। 2018 जून में मैंने BMW परचेज किया, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया डैड को कि ये लो चाबी। उस दिन भी गाली खाई कि इतनी कार, महंगी कार कोई लेता है क्या, तुमको तो अक्कल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता पैसा किधर उड़ाने का। गाली खाई, बहुत अच्छा लगा। कार में बिठाया, ड्राइवर को बिठाया, बोला लेके जा। 4 दोस्तों के, उनके जो 4 दोस्त थे उनके घर पे जाने तक के रुकने का नहीं बोला, चारों के घर के सामने से 4 बार आने का। फिर ही गाड़ी वापस पार्किंग में लगाने का। उसके बाद जब वो कार से उतरे तब उनका स्माइल देखना चाहिए था। दैट वॉज स्टिल अ मेमोरी फॉर मी। रही बात मम्मी की, तो पहला मम्मी को टूर करवाया था यूरोप का। सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बीवी की मम्मी, मेरे बीवी के पापा, चारों को एक साथ भेजा। बोला वहां जाके धिंगाने करो, वॉट एवर यू विश टू डू। ठीक है, मस्त स्पॉन्सर किया, चारों यूरो ट्रिप करके आए। आने के बाद में मॉम डैड मस्त झगड़ रहे थे, मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि झगड़ अच्छे सी, अगर तुम्हारे लाइफ में तुम किसी से झगड़े नहीं ना, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ वो रिलेशन ही नहीं है। देयर इज नो, जहां प्यार है वहां तकरार है। अभी भी मॉम डैड जब घर पे झगड़ते हैं ना, अपने लिए एंटरटेनमेंट है, अपन पॉपकॉर्न लेते हैं, चलने दो,
और अगर कभी झगड़ा बीच में बंद हुआ रहा तो अपन पेट्रोल का भी काम कर लेते हैं कि पप्पा ऐसा बोला। और दोनों कभी, अभी बूढ़े हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, तो मैं पिछले पॉइंट भी खुद खुद को याद करके दिलाता हूं कि नहीं तुम बूढ़े हो, भूल गए होंगे, ये पॉइंट पे झगड़ा होना चाहिए। तो अपने को बहुत मजा आता है जिंदगी के अंदर, ये चलते रहना चाहिए, थोड़ा सा हैपनिंग चलते रहता है लाइफ के अंदर। पर ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, ऐसा नहीं हो मैं अकेला इंसान हूं ये कर रहा हूं। विजय सर, ऋषभ सर, अभिषेक सर, ये लोगों ने माइंड भी मेरे से बड़े लेवल पे एंजॉय कर लिया है। SM सर, GB सर, उन्होंने तो बहुत पहले ये चीजें कर ली, वो तो अभी मोह माया से भी परे हो चुके हैं। अब उनके लिए तो उनके बच्चे ये चीजें कर रहे होंगे। बराबर है, बोलो हाँ है ना? पर ये आपको क्या लगता है 30 साल के होम लोन के साथ, 7 साल के कार लोन के साथ, लिमिटेड जॉब सैलरी के साथ ये खुशी देखनी है क्या? या ये खुशी देख सकते हैं क्या? इसके लिए ना कुछ एडिशनल करना पड़ता है, थोड़ा सा एडिशनल, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल एडिशनल। पर अगर तुमने ये कर दिया, आई विल टेल यू, दूसरों के लिए, खास करके अपने फैमिली के लिए करने का जो सुख है और उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत अलग होता है। अब पिछले 13 साल में पढ़ाते पढ़ाते, ज्यादा बोल दिया मैंने ऐसा लग रहा है, 6:45 हो गए, बुल्लू चले फिर? हाँ सर, अच्छा, हाँ वाह, हाँ हाँ, हम तो इसी के लिए बैठे थे आज। इसका फायदा क्या होता है ये भी बोलूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि ये बहुत भारी चीजें कर दी तो बहुत अच्छी चीज है, मैं इसका फायदा भी बोलना चाहूंगा। सुनोगे 2 मिनट के लिए? बहुत अच्छे से सुनना, ये सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी है। आपको क्या लगता है 13 ईयर से पढ़ा रहा हूं, एकत्वम तो मैं 2022 अगस्त में ज्वाइन किया, उसके पहले अपन इंडिविजुअल भाग रहे थे इधर उधर। 13 साल से आपको क्या लगता है एज ए टीचर, और ऐसा समय था जब तक CA फाइनल का लॉ चल रहा था, बाद में चला गया जो भी है। सो जब CA फाइनल का लॉ चल रहा था तो ऐसा समय था ऑल ओवर इंडिया में 4 साल तक के कंसिस्टेंटली CA फाइनल लॉ के सबसे ज्यादा बच्चे मैं ही पढ़ा रहा था। मतलब CA फाइनल में अपीयर करते अगर 30,000 बच्चे पर अटेम्प्ट में, 15 से 16,000 बच्चे अगर हम नॉर्थ इंडिया के पकड़े, उसमें से 5-7 हजार बच्चे रिपीटर छोड़ दे तो बचते कितने हैं? 5-7 हजार। मैं खुद ही 7,000 पढ़ाता था। 80-90% मार्केट का शेयर CA फाइनल लॉ का 2017, 18, 19, 20, 21, 5-6 साल तक जाने तक के अपने पास ही था। तो उसमें मैंने कमाया बहुत, इज्जत भी बहुत कमाई। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, क्या इस 13 साल के ड्यूरेशन में क्या मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए होंगे? अरे बोलो हाँ या ना, जोर से बोले सर नो। एक डाउन्स बोलना चाहूंगा, कब आया था? 2014-15 की बात है। CA फाइनल की बैचेस मेरे अच्छे से चल रही थी और वर्चुअल मार्केट ओपन गया, वर्चुअल लेक्चर्स, और दिल्ली से, कोलकाता से, चेन्नई से तगड़ी तगड़ी फैकल्टीज, जिनके बुक से पढ़ के मैं खुद CA बना था फाइनल में, वो वाली फैकल्टीज पूना में पढ़ाने आई थी। ऐसा हाल था कि लोग वीडियो कैमरा पे पढ़ा रहे थे, उनके बैच में 250-300 बच्चे बैठते थे, और मैं फेस टू फेस खुद आके पढ़ाता था तो मेरे बैच में 10-15 बच्चे बैठते थे, हार्डली 10-15। बाजू में आदमी टीवी पे पढ़ा रहा है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर है, 250-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं फेस टू फेस खुद जिंदा आदमी खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो भी 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे को वो चीज एक दिन इतने जोर से लग गई ना, उसके बाद में मेहनत किया, सब किया एक्सेट्रा, पर वो जो डाउन था, वो डाउन में क्यों सर्वाइव हो पाया मैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि मैंने फैमिली के लिए क्या किया उससे। जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब तुमको ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज तुम्हारे हिसाब से काम नहीं कर रही, भले ही तुम खुद का 100% क्यों ना दो। ऐसा नहीं है CA के बाद ही हो सकता है, CA के ड्यूरेशन में भी हो सकता है। ऐसा समय आएगा तुमको लगेगा मैंने 100% दिया, बट फिर भी चीज मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही। तुम्हें यह भी लगेगा टेक्निकली आई एम मोर कॉम्पिटेंट टू डिजर्व समथिंग बेटर, बट फिर भी चीजें तुम्हारे हिसाब से काम नहीं कर रही होगी। उस समय में सिर्फ ये सोचना, क्या मैं मेरा 100% दे रहा हूं, ये पहले मेरा खुद के ऊपर भरोसा है क्या? दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क, कि मैं 100% दे रहा हूं, इसका मेरा खुद का भरोसा है कि मैं 100% दे रहा हूं? अगर इसका आंसर ही नो है तो अगला कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। मैं जो 100% दे रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मैंने 100% दिया मेरा, या मैं इसको और एक्सटेंड कर सकता हूं। अगर आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो तो तुमने करना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं है तो आपने दूसरा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो पहले खुद श्योर हो जाओ कि मैंने 100% दिया क्या।
मैंने 100% देने के बाद में फिर दूसरा सोचो कि जो मेरे आजू बाजू वाले नियर एंड डियर वन है वो मेरी मेहनत के ऊपर उतना ही भरोसा कर रहे हैं क्या कि मैं 100% दे रहा हूं। उनके नजरिए से देखो, तुम्हारी फैमिली के नजरिए से देखो कि क्या तुम्हारी फैमिली ये सोच रही है कि तुमने पूरा 100% दिया बिकॉज दे नो यू बेटर। 18-19 साल तक उन्होंने तुमको पढ़ाया है, जिताया है, तुम्हारे हर सुख में हर दुख में तुम उनके साथ रहे हो, वो तुम्हारे साथ रहे, तो दे नोज यू बेटर। उनसे पूछिए, कभी बात कीजिए कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने मेरा 100% दिया। मैंने जब मॉम डैड के लिए ये सब चीजें की तो मैंने पहले ये सवाल ही पूछा था 2014-15 में खुद से कि भाई क्या मेरे मॉम डैड के हिसाब से उनके नजरिए में मैं मेरा 100% दे रहा हूं। और अगर इसका भी जवाब हाँ है तो फिर तीसरा सवाल पूछना कि जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं उनके हिसाब से मैं सही चल रहा हूं क्या, जिनको मेरे जीवन से फर्क पड़ता है। कुछ दोस्त होंगे 4-5 कि तुम अगर शायद नहीं रहते तो उन दोस्तों को भी बहुत बुरा लगता था। कुछ 5-6 लोग होंगे जो तुम्हारे ऊपर अभी एज अ देख रहे होंगे कि नहीं यार ये इनका लड़का ये सीए कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे कुछ लोग तुमको मानते होंगे, तो उनको इमेजिन करो और सोचो कि उनके हिसाब से भी तुम 100% सही दे रहे हो क्या, उनका ट्रस्ट है क्या अभी भी तुम्हारे ऊपर। अगर ये तीनों चीजों का आंसर हाँ है कि तुम्हारे हिसाब से तुम 100% दे रहे हो, तुम्हारे फैमिली के हिसाब से तुम 100% दे रहे हो, और तुम्हारे लिए जो लोग मैटर करते हैं उनके हिसाब से तुम तुम्हारा 100% दे रहे हो, तो फिर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। देन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, देन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। फिर तुमको ये मेहनत कंटिन्यू करनी है, हो सके तो थोड़ी सी ज्यादा करनी है, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सही समय पे सक्सेस जेब में आएगा एंड विथ इंटरेस्ट आएगा। डिले हुआ होगा तो इंटरेस्ट आएगा। मेरे लिए हुआ ना, 2014-15 कुछ नहीं हुआ, 16 में मैंने पहला जिंदगी का रिकॉर्डिंग किया वर्चुअल लेक्चर्स का, वो भी मजबूरी में। आई यूज्ड टू ट्रस्ट एंड बिलीव इन ओनली फेस टू फेस क्लासेस, ये नहीं बच्चे को तो फेस टू फेस ही पढ़ाया जा सकता है, पर मेरे को मेरा नजरिया चेंज करना पड़ा। मैंने खुद से पूछा क्या मैं 100% दे रहा हूं, मेरे को आंसर मिला नहीं भाई, मैंने भी वर्चुअल लेक्चर्स लेने चाहिए। तो मैंने पहला रिकॉर्डिंग किया, यू वोंट ट्रस्ट, पहला यूट्यूब के ऊपर वन डे रिवीजन लेक्चर मैंने डाला था। फर्स्ट वन डे रिवीजन लेक्चर ऑन यूट्यूब हिट 1 लाख व्यूज, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई टॉट एंड द कंटेंट आई हैड। उसके ऊपर जितना मेहनत किया था, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उसके बाद में जीडीपीडी सेल, पेनड्राइव सेल, तो दैट वॉज स्काई रॉकेटिंग। पर वो समय जो निकालना पड़ा ना, तकलीफ वाला, उस समय में बस ये 3 ही सवाल मैंने खुद को एंटरटेन किए थे। मैं क्या 100% खुद के हिसाब से दे रहा हूं, या मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। अगर इसका आंसर है मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं और मेहनत कर सकता हूं, और मैंने मेरा 100% नहीं दिया, देन यू आर एट द फॉल्ट। दूसरा, क्या मेरे फैमिली के नजरिए में मैंने मेरा 100% दिया है। और तीसरा, जो लोग मुझे मैटर करते हैं मैंने उनके नजरिए से 100% दिया है क्या। अगर ये तीनों के जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पे हो, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है जो शायद तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग। रही बात सर पर पब्लिक क्या फर्क पड़ता है, रे पब्लिक क्या सोचता है, ये 3 ही लोग तो तुम्हारे नियर एंड डियर है, बस इन तीनों से ही तुमको मैटर होना चाहिए कि ये क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। बाकी पब्लिक क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, वो आज है कल नहीं है, परसों बिल्कुल नहीं है, एंड विद टाइम इट विल बी टेस्टिफाइड कि कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं है। तो ये 3 लोग ही जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लिए मैटर करने वाले लोग। ये तीनों तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, फिर पूरी दुनिया भी तुम्हारे लिए नेगेटिव है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर एट ऑल। दुनिया किधर जाए भाड़ में, ये 3 लोग अगर मेरे साथ में है ना, बात खत्म हो गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये सही चल रहा है तो सब सही चल रहा है। इसमें से एक आधे का आंसर गलत है या एक आधा डिसबिलीफ वाला है तो हो सकता है गलती अपनी किधर तो भी है। जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है बट ही थिंक्स दैट कि नहीं यार तू सही नहीं चल रहा है, तुम ईगो में ले लोगे, तेरे को क्या समझ में आता। एक बार पूछ के देखो ना कि यार तेरे को सच में गलत लग रहा है क्या मैं जो कर रहा हूं, और वो अगर बोलता है हाँ भैया मेरे को लगता है तू गलत कर रहा है, तो मानने की जरूरत है, ईगो में लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जोर से बोले एक बार, यस और नो। बंदा मैटर करता है तो सुनने की जरूरत होती है। इज इट वेरी क्लियर। और जब तुम खुद के लोगों के लिए करते हो, जैसे तुमने पापा के लिए किया, मम्मी के लिए किया, आज वो चीज मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर करके काम करती है कि पापा को कार लेके दी, मम्मी को फॉरेन टूर पे भेजा। इट वर्क्स लाइक कॉन्फिडेंस बूस्टर। व्हेनेवर आई फील लाइक आई एम डाउन कि मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, मैं 4 चीजों को याद करता हूं। मैंने जिंदगी में खुद के लिए क्या किया, मैंने मेरे मॉम डैड के लिए जिंदगी में क्या किया, और आजू बाजू में जितने मेरा फ्रेंड सर्कल है जो मेरे लिए मैटर करते मैंने उनके लिए क्या किया। अगर मैं इनके लिए इतनी चीजें कर सकता हूं तो मेरे को कोई चीज रोक नहीं सकती।
शायद अभी मेरे को हॉल्ट कर दे पर रोक नहीं सकती, ब्रेक दे दे पर रोक नहीं सकती, हाथ पकड़ के रख ले, पैर पकड़ के रख ले पर रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं इतनी चीजें अचीव कर चुका हूं। दिस गिफ्ट्स, दिस थिंग्स, घर वालों के लिए कुछ करना, दे वर्क्स एज अ बेस, कि तुम किधर से भी गिरे तो भी इधर ही अटकोगे, इससे ज्यादा किधर अटक नहीं सकते, इससे ज्यादा नीचे गिर ही नहीं सकते। अब आप ये सोचिए कि कभी अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ये कार लेने की है, मटेरियलिस्टिक है थोड़ा सा, आई एम वेरी सॉरी, पर मैंने सोचा मेरे को ये कार लेने की है, तो मेरा मिनिमम बेस क्या बन गया? अगर मैं पप्पा के लिए कार से ले सकता हूं तो खुद के लिए तो ये ले ही सकता हूं। मैं मम्मी को फॉरेन टूर पे भेज सकता हूं तो खुद तो जा ही सकता हूं। दिस इज हाउ योर साइकोलॉजी डेवलप्स, दिस इज हाउ योर मेरिट डेवलप्स, कि तुमने खुद वालों के लिए। और इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि खुद के पहले सैलरी या दूसरे सैलरी से खुद के लिए कुछ करने से बेटर है खुद के पास वालों के लिए कुछ करो। दिस ऑलवेज वर्क्स एज अ बेस। पहला चढ़ावा भगवान को, समझ में आ रहा है? बिंदास चढ़ाने का, मॉम डैड से ज्यादा वैसे देखे नहीं, मॉम डैड देखे उन्हीं को मानने का, चढ़ा देने का, बोलना ये पहला गाड़ी ओ आया कि तुम्हारा, तुम फूक भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बिल्कुल दूसरे दिन भी मेरे डैड वो गाड़ी ले जाके बीएमडब्ल्यू के शोरूम में वापस खड़ी करते और बोल देते नहीं इसको वापस खरीद लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन के लिए बैठा ना आदमी, आई एम सेटिस्फाइड। यूरो ट्रिप की अगर एक दिन में मम्मी टिकट कैंसिल कर देती, बोलती मेरे को नहीं जाने का, कोई दुख नहीं, मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया ना, चढ़ावा अपन ने दिया, खाने का काम भगवान का, बात खत्म। यू जस्ट डू विद दिस डिवोशन। जिंदगी की आधी मुश्किलें इस प्रिंसिपल से खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम यह है हम दुनिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि इसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा। एंड फ्रैंकली बताओ 90% ऑफ दोज पीपल जिनके बारे में तुम डर रख रहे हो ना, वो फ्रैंकली मैटर नहीं करते। ये तीनों सर्कल में वो फ्रैंकली नहीं आते। 90% ऑफ पीपल विल बी कट डाउन जब आप ये तीन ही लोगों को गिनना शुरू कर दोगे। इट इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल। और ये तीन लोग छोड़ के दुनिया में मैटर कोई करना भी नहीं चाहिए। दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, वो इकलौता ऐसा रिलेशन है जो तुमको सिलेक्शन के लिए दिया है। मॉम डैड तो गिफ्ट में आए थे, रिलेटिव तो नहीं चाहिए तो भी आए थे, कुछ ही लोग सिलेक्शन के लिए दिए भाई। दोस्त वहां पे भी मिट्टी खा गए तो तकलीफ है। दोस्ती की बोलू मतलब मेरे केस में मैं खुद 37 इयर्स का हो जाऊंगा, मेरा जो दोस्त है एक जन सुमेध करके, वो 32 साल से मेरा दोस्त है। ऐसा समझ लो होश संभालने के पहले दोस्त को संभाल लिया। When I was in the first standard, तब से वो मेरा दोस्त है। हम आमने सामने रहते थे घर के, ठीक है। जब मैं अमरावती फर्स्ट टाइम आया था, मेरे गली में मेरे घर के सामने उसका घर था, सुमेध करके, पेंट से घर के सामने घर था। स्कूल अलग अलग थी, हर रोज शाम को साथ में खेलते थे। खेलते 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 दोस्ती बढ़ी। 11वीं 12वीं में आया, उसको करना था बीएससी कंप्यूटर साइंस, मेरे को करना था सीए। मैं उसको उठा के सीए लाया। हाँ, मैं उसको उठा के सीए लाया। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी है। आज उसके घर पे जाता हूँ ना, उसके घर वाले पूछते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को पूजे, पर वो पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके बेटे का लाइफ मेरे वजह से बन गया। मैं उस दिन उसको सीए के लिए नहीं लेके, मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा था। अमरावती में एक आरसीएफ करके क्लासेस है, उनके पास जा रहा था, राठी सर के पास। मैं वहाँ पे जाके सुनने के लिए जा रहा था कि क्लासेस लगानी है भाई, सीए कैसे होता है। तो मैं इसको लेके गया, मैं रह गया बाजू में, वही इंप्रेस हो गया। ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं कि भाई मैं इंटर फाउंडेशन इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट पास हूँ, फाइनल में सेकंड अटेम्प्ट पास हूँ। वो भाई को इंटर में दूसरा अटेम्प्ट लग गया, फाइनल में तीसरा अटेम्प्ट लग गया, मेरे सामने लगा है। एक अटेम्प्ट तो ब्रेकअप की वजह से लग गया था, पर दोस्त है। जब भी ब्रेकअप हुआ उसके साथ खड़ा रहा। मेरा जॉब चल रहा था, मैंने जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, जस्ट बिकॉज उसको इंटर फाइनल पे एक अटेम्प्ट लग गया। उसका जॉब चल रहा था, मेरा जॉब चल रहा था, उसको ब्रेकअप हो गया, अमरावती में जाके पढ़ रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, बोले दर्शन पढ़ाई नहीं हो रही, रिजाइन, सीधा अमरावती। अमरावती जाके मैंने मेरे टीचिंग का ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं बोला मैं मेरी नोट्स बनाऊंगा, साथ में इसको संभालूंगा। हर रोज शाम को पढ़ाई के शेड्यूल के बाद 3 घंटा उसके साथ बैठे रहता था, उसका ब्रेन वॉश करने के लिए। डेली 3 आवर्स कंसिस्टेंटली ब्रेन वॉश किया है उसका, कि सब मोह माया है, फालतूगिरी है जिंदगी में, अरे पैसा ही सब कुछ होता है, पढ़, जो फंडे देने पड़े भाई, जो फंडे। पहले साइकोलॉजिकली वीक इंसान, उसको क्या बताऊंगा
कि लड़की मायने नहीं रखती, ये मायने, हाँ पैसा ही मायने रखता है। सीधा हिसाब बताया, पास हो गया, सीए बन गया, सीए के बाद उस कॉन्फिडेंस में सीएस भी बन गया, मुंबई में जॉब कर रहा है, उसको छोटी बेटी है, उसकी फैमिली में आज जाता हूं तो वो बोलते कि भाई तू था इसलिए कुछ तो भी जिंदगी में कर पाया। बोला मैं नहीं, वो दोस्त है, हम साथ में ही कर रहे थे, उसका भी मेरे को सपोर्ट था, ऐसा नहीं मैं फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ था तो उसने मेरे को सपोर्ट किया था। इट इज म्यूचुअल ना बेटा। 32 साल से दोस्त है। आपको पता है हम एक दूसरे को बर्थडे पे विश भी नहीं करते, हमको कभी कभी याद भी नहीं रहता कि हम एक दूसरे का बर्थडे क्या है, कभी हार्डली विश नहीं, महीने महीने 2-2 महीने हो सकता है बात भी नहीं करेंगे, पर मेरे को पता है अभी मैंने उसको फोन लगाया बोला सुमेध 3 घंटे में मेरे को तू यहां चाहिए, मेरी लगी पड़ी है, आई विल श्योरली टेल यू 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। 2.5 घंटे सर ट्राई करो एक बार ऐसा करे ना कभी नहीं आएगा। सो आई एम वेरी श्योर 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ऐसे मेरे पास मिनिमम 15 साल से ज्यादा की दोस्ती वाले कम से कम 10 से 15 लोग हैं, मिनिमम 15 साल से ज्यादा की दोस्ती वाले। सीए फाउंडेशन 2005 में पास हुआ था, वहां से लेके आज तक 7 से 8 ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ सीए लाइन से है, 7 से 8, जिसमें से 4 से 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, 2-3 नहीं बन पाई, इट्स ओके, बट स्टिल दोस्त है। 15 साल की दोस्ती वाले। जब भी मैं ये सोचता हूँ थर्ड कैटेगरी में कौन आता है, तो दीज आर द पीपल जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ इनको फर्क पड़ रहा है तो ये क्या सोच रहे होंगे। बस ये 3 ही लोग हैं बेटा जो मैटर करते हैं। ये 3 अगर सही चल रहे हैं तो तुम सही चल रहे हो। ये 3 ने अगर कभी कुछ बोल दिया कि ये चीज तू सही नहीं कर रहा, चुपचाप सुन लेने का, मान लेने का, पूछ लेने का सोल्यूशन क्या है, और जो बोलेंगे इंप्लीमेंट करके देखने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी तरफ से तो वैसे भी फट रही थी ना, उसकी तरफ से फटेगी और क्या होगा। और वर्क कर लिया तो, अगर सुमित ने जिंदगी में मेरा नहीं सुना रहता, अनकाउंसलिंग में नहीं आया रहता, आज सीए बनता था कह रहे। इट वर्क्स। समझ में आया सबको? ज्यादा ज्ञान पेल दिया होगा तो सॉरी, पर इस एज में ना पेलू तो किस एज में पेलू। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो।